और हमारे राम जी कहाँ बैठे हैं? कहाँ है हमारे राम जी? पीछे बैठे, जिन्हें बचपन से हम देखते आए राम जी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि राम जी सदन में बैठे हैं, लेकिन आप राम जी का अपमान कर रहे हैं। आपको उनको यहाँ नहीं बैठा सकते, आपको यहाँ बैठाना चाहिए नंबर 2 पर। अगर आप सच्चे मायने में सभापति महोदय वीपी राम जी, आप कृपया देखिए वित्त मंत्री राम जी को ही नहीं जानती हैं। अखिलेश जी हे भगवान, हम क्या करें अब? अखिलेश जी, आप कृपया बजट पे आ उत्तर जाइए। प्रदेश आते आते सरकार की भी हवा खराब हो जाती है। सरकार सबको डराती है, लेकिन सरकार को कोई नमस्कार न करे उसको नहीं डरा सकते। हमने तो कहा कि तुम लखनऊ से गए हो, लखनऊ का जो अदब है, लखनऊ का जो हमारी पहचान है, कम से कम अगर नमस्कार नहीं कर सकते तो आदाब तो कर ही देते वहां जाकर। जो लोग पिछड़े पीडीए उनके पक्षधर बनते हैं, आरक्षण को लेकर के कहते हैं कि हम आरक्षण देंगे, उनकी सरकारों में क्या अपॉइंटमेंट हो रहे हैं? मुझे याद है इससे पहले जब बहस हुई थी सदन में, वहां से बात निकली थी कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। मैं उसी पे कुछ कहना चाहता हूं। ये अपनी अपनी किस्मत है, कुछ कलियां खिलती हैं ऊपर और दूसरी मुरझा जाती हैं झुके झुके जीवन भर भूं पर। मानव बदकिस्मत है, लेकिन क्या वे महक नहीं सकती हैं? अगर मिले अवसर अंगारे सी क्या दहक नहीं सकती हैं? जिस तरीके से आरक्षण पर खिलवाड़ हो रही है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। विकसित भारत तभी विकसित भारत माना जाएगा जब हमारे पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक मुसलमान भाई को बराबर का हक मिलेगा, और जब तक हक नहीं मिल रहा उनको, तब तक शायद विकसित भारत का देखने का सपना आधा अधूरा है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है माइग्रेशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को एक फैसला पलट दिया। हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए फैसला सुनाया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट का लाभ लिए अगर अनारक्षित वर्ग से ज्यादा नंबर प्राप्त करे तो उसे अनारक्षित वर्ग में सेलेक्ट किया जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है? हमारे सरकार की भी नियत है कि सबको आरक्षण मिलना चाहिए जिनका हक हो। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हम पिछड़े हैं। हमारे दूसरे नंबर के नेता, क्योंकि उन्हें सनातनी बनना था, अपना धर्म बदल के दूसरा धर्म लिख लिया उन्होंने। तो कम से कम पिछड़ों का तो ख्याल करिए आप। जब पिछड़ों का ख्याल करोगे तभी आपका देश विकसित बनेगा, भारत विकसित बनेगा। अगर आप पिछड़ों को छोड़ देंगे, दलितों को छोड़ देंगे, आदिवासियों को छोड़ देंगे, अल्पसंख्यक भाइयों को छोड़ देंगे, तो आप कैसे विकसित भारत बनाएंगे? एक आर्थिक बराबरी है, दूसरी सामाजिक बराबरी है, और मुझे लगता है बजट से न आर्थिक गैर बराबरी दूर हो रही है, न सामाजिक गैर बराबरी दूर हो रही है। और इनकी सरकार में कितना भेदभाव है। सभापति महोदय, केवल चुनाव जीतने के लिए सोचिए। एक 72 साल के बुजुर्ग पर मोईद खान साहब, आप जानते होंगे आपके क्षेत्र में, मदरसा टाउन एरिया। सभापति महोदय, बीजेपी का लक्ष्य केवल है चुनाव जीतना। इन आंकड़ों से क्या मतलब? और आंकड़ों के अगर ये ठीक आंकड़े होते सभापति महोदय, तो इन्होंने कहा था कि बुलेट ट्रेन हम 1 लाख करोड़ की बनाएंगे। आज बुलेट ट्रेन 2 लाख करोड़ की कैसे हो गई? सभापति महोदय कहा कि हम 1 लाख करोड़ में बनाएंगे बुलेट ट्रेन, और बुलेट ट्रेन केवल संपन्न स्टेटों में क्यों? हमारे बंगाल, बिहार और यूपी में क्यों नहीं? और अगर आप हाई स्पीड बुलेट ट्रेन लाना चाहते हैं तो 1 लाख करोड़ का बजट दिया था, 2 लाख करोड़ बजट हो गया। यूपी में जब बनेगा तो पता नहीं कब बनेगा, कौन जानता है कब बनेगा। चुनाव जीतने के लिए इनकी सरकार के लोगों ने झूठा फंसाया। ये सब जुमला है, जुमला। झूठा फंसाया, और इसलिए फंसाया कि वो मुस्लिम है, इसलिए फंसाया। 72 वर्ष के बुजुर्ग को
19 महीने जेल में रखा गया, समाजवादी पार्टी को बदनाम किया गया, को बदनाम किया। और केवल इसलिए कि चुनाव जीत जाए आप, अयोध्या का चुनाव जीत जाए, क्योंकि अयोध्या का चुनाव हारे थे आप लोग। मैं अयोध्या की महान जनता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स का समापन किया है, वो विकास के रास्ते पे जाना चाहते हो। मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, आपका विकास अयोध्या का तो मैं जानता हूं कैसा है, क्योंकि लोगों ने काशी को क्यूटिव बनते नहीं देख पाए। अगर हम सब सदस्य हैं और हमारे प्रधान सांसद के संसदीय क्षेत्र को अगर हम क्यूटिव न बना पाए, आप विरासत मिटा रहे हैं। वहां पर कई सौ पुरानी दाल मंडी, जिसमें केवल वोट नहीं मिलता, इसलिए दाल मंडी को आप डिमोलिश कर देंगे आप। अल्पसंख्यक बनारस, और इसको अयोध्या को जीतने के लिए 72 वर्ष के एक व्यक्ति को झूठा केस लगाया, झूठा फंसाया, जेल भेज दिया। और न केवल उसको जेल भेजा, बल्कि उसकी दुकानें और उसकी बेकरी पर भी बुलडोजर चला दिया आपने। क्या डेमोक्रेसी में हमारे बुलडोजर का कोई स्थान है क्या? हाई कोर्ट कहता है कि आप फैसला सुना सकते हैं क्या? कोर्ट कहता है कि आप कौन हो गए फैसला सुनाने वाले लोग? और फिर आप लोग कहते हैं कि हर घर जल और नल। सभापति महोदय, इन्हीं के विधायक ने मंत्री जी को घेर लिया, इन्हीं के विधायक ने मंत्री जी का अपहरण कर लिया, और ये कहते हैं कि हम तो, हमारे कोई अराजकता नहीं है। ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट लाएंगे, हम एमओयू साइन करेंगे। सभापति महोदय, देश के प्रधानमंत्री, देश के सबसे बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश पहुंचे थे, एमओयू साइन किए गए, लाखों करोड़ के एमओयू साइन हुए, और एमओयू साइन होने के बाद जमीन पर कितना उतरा ये बताए सरकार। एमओयू के बाद सरकार बताए कितना जमीन पर उतरा है। इन्होंने जब कश्मीर का 370 हटा रहे थे सभापति महोदय, हाँ ना, बजट ही है ये एमओयू में, क्योंकि इंसेंटिव अगर नहीं देंगे तो कौन आपका इन्वेस्टमेंट लाएगा? ये राज्य का विषय नहीं है सभापति, राज्य से प्रधानमंत्री आते हैं। और आपने ये कहा कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में, हमने देश में कहा कि हमने 1000 किलोमीटर मेट्रो बिछाई है। आपने देश के प्रधानमंत्री के क्षेत्र में क्यों नहीं मेट्रो बिछाई? क्यों नहीं बिछाई आपने? आपने देश के प्रधानमंत्री के क्षेत्र को एक्सप्रेस वे से क्यों नहीं जोड़ा आपने? क्योंकि आपके पास बजट नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के आपने नाम से एक्सप्रेस वे क्यों नहीं बनाया? बताइए आप, ये बजट नहीं है आपके पास। अयोध्या एयरपोर्ट घोटाला, एयरपोर्ट बनते ही पानी टपकने लगा। एयरपोर्ट तो दिल्ली का है, बजट तो दिल्ली ने दिया होगा। अयोध्या रेलवे स्टेशन, हमारे कन्नौज का रेलवे स्टेशन बनते ही गिर गया, और गिरने के बाद अभी तक नहीं बन पाया। तो ये बजट का हिस्सा नहीं है क्या? आप वाटरवेज का बात कर रहे हैं, गंगा साफ नहीं है, आप पानी का जहाज कहां ले जाएंगे? बिहार में जाकर के रुक जाएगा। पिछली बार भी एक पानी का जहाज चला था, बनारस से जाते ही बिहार में रुक गया, जाकर के पटना भी नहीं पहुंच पाया। रामपथ, सीवर लाइन स्मार्ट सिटी का हिस्सा है। आपका स्मार्ट सिटी कैसा है? इंदौर में पानी पीने से कितने लोगों की जान चलेगी सभापति महोदय? और कोई शहर बता दीजिए जहां कूड़ों का ढेर ना हो। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाया हो और उसके बाद भी कहीं कूड़ा ना हटे सभापति महोदय। भजन संध्या स्थल घोटाला हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर बनाया, उसमें भी पानी गिर रहा है। लाइट सजावट की चाइनीज आई हैं। हमारे देश का कारोबार कैसे उलझा दिया आपने? चीन और अमेरिका और थोड़ा बहुत रशिया, विदेश नीति तो असफल हुई है, लेकिन हमारा बाजार को भी पूरा बेच दिया। और चीन के सवाल पर सभापति महोदय, चीन हमारी जमीन पर भी निगाहें रखे हुए है और हमारे बाजार पे भी। इसलिए जो सरकार फैसला ले बड़ी सावधानी से ले। मैं कितनी बातें बताऊं वहां पर।
सेना की जमीन ले लिया। जमीनें जाने कहाँ चली गई हैं। इसलिए सभापति महोदय, ये बजट दिशाहीन है। ये 2047 में हमारा विकसित भारत तो नहीं बनेगा। और जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी को लेकर के जो चिंता रही, हमेशा रहती थी, और जो सरकार ने बड़े बड़े फैसले भी लिए थे, जानकारी दी थी कि हम बेरोजगारी ऐसे दूर कर लेंगे। मेक इन इंडिया का जो सपना दिखाया था, आखिरकार मेक इन इंडिया का सपना कहाँ पूरा हो पा रहा है। मेक इन इंडिया का जो शेर था वो जंग खा रहा है सभापति महोदय। जो योजना लेकर के आए थे, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, सरकार बताए कि हमें कितना उसमें लाभ पहुंचा है। 2024-2025 के बजट में इन योजनाओं के लिए 33,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन खर्च कितना हुआ? 1,700 करोड़ रुपया केवल। एक आपने पिछली बार सपना दिखाया था कि इंटर्नशिप की योजना, इंटर्नशिप वाली योजना जो घोषित की, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे आपने, लेकिन उसमें खर्च कितना हुआ है? 500 करोड़ रुपया। और जो लक्ष्य रखा था आपने रखा था 5 साल में 1 करोड़ लोगों को, लेकिन इसमें आए कितने? 1,65,000 लोगों ने फॉर्म भरा, ऑफर दिया उन्होंने, लेकिन फाइनली जिसमें ऑफर जिसका सिलेक्ट हुआ वो केवल 16,000 लोगों को काम पहुंचा है। सोचिए, हमारा देश इतना बड़ा, जहां करोड़ों को आप इस योजना से जोड़ना चाहते थे, केवल 16,000 लोग जाएंगे उसमें। ये आपको बेरोजगारी खत्म करने की योजना है आपकी। माननीय वित्त मंत्री जी के सदन के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि मनरेगा एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसमें गरीबों को ग्राम स्तर पर रोजगार मिलता था, राइट टू वर्क के अनुसार थी। इस योजना को समाप्त करते हुए आपने क्या नाम रखा है? बीबी राम जी। और हमारे राम जी कहाँ बैठे हैं? कहाँ है हमारे राम जी? पीछे बैठे, जिन्हें बचपन से हम देखते आए राम जी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि राम जी सदन में बैठे हैं, लेकिन आप राम जी का अपमान कर रहे हैं। आपको उनको यहाँ नहीं बैठा सकते, आपको यहाँ बैठाना चाहिए नंबर 2 पर। अगर आप सच्चे मायने में सभापति महोदय बीपी राम जी, आप कृपया, देखिए, वित्त मंत्री राम जी को ही नहीं जानती हैं। अखिलेश जी, हे भगवान, अखिलेश जी, आप कृपया बजट पे आ जाइए। आप कृपया बजट पे आ जाइए अखिलेश जी। सभापति महोदय, बजट पे आइए, बजट पे आइए। एक मिनट, क्या बोले? फिर बोलना दोबारा। नहीं, आप बजट क्या बोलिए? नहीं, सभापति जी बोलिए। नहीं, सभापति महोदय, नहीं, जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। अब आप बताइए सभापति महोदय, बीवी राम जी नाम बदल दिया आपने। यूपी जैसा बड़ा स्टेट, उसको क्या मिलेगा अब, जहां पर 1,000 ग्राम सभाएं अर्बन हो गई हैं। जब 1,000 ग्राम सभाएं अर्बन हो गई हैं और 40% व्यय प्रदेश सरकारों पर डाल दिया गया है, ये स्कीम कैसे चलेगी आपकी? मैंने पहले ही कहा था कि एमएसपी की लीगल गारंटी मिलनी चाहिए। और जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहा है, एनसीआरबी के आंकड़े सरकार के पास होंगे कि किसान कितनी आत्महत्या कर रहा है। जिन्होंने ये कहा कि 2022 तक हम दोगुनी आय कर देंगे। आप बताइए, आलू की पैदावार की क्या आय दोगुनी हो गई? धान की पैदावार करने वाले की आय दोगुनी हो गई। आपको गाय से बहुत प्रेम है। हमारे क्षेत्र में खुद एक काऊ मिल्क प्लांट बना, यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट। आपकी सरकार ने उसको बंद कर दिया। आप कहते गाय की सेवा करो, लेकिन पहला यूपी का काऊ मिल्क प्लांट वो आपसे बंद हो गया। अगर शायद हम ऊंट के मिल्क की चॉकलेट बना रहे होते उस प्लांट से, तो वो प्लांट चलता रहता। आय दोगुनी कितनी हुई है बताएं सरकार? मत्स्य पालन और पशुधन विकास की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार का कहना है कि वित्त अच्छी हुई है, लेकिन क्या कारण है कि एफडीआई में लगातार कमी आ रही है? विदेशी इन्वेस्टर्स क्यों बाहर ले जा रहे हैं?
भारत में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों नहीं इच्छुक हैं और शेयर मार्केट क्यों इतनी जल्दी गिर जाता है। रुपए के मूल्य में डॉलर के विरुद्ध निरंतर गिरावट आ रही है और इसके बाद सभापति महोदय, इस डील और ढील के बाद हमारा रुपया कहाँ होगा, ये सरकार जरूर बताए हमें। मैन्युफैक्चरिंग में कोई सुधार नहीं हो रहा है। अभी भी हम जीडीपी के 15% पर मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग के शेयर मेक इंडिया के अनुसार अभी तक 25% होना चाहिए था। इससे स्पष्ट लगता है कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और पीएलआई योजना सफल नहीं हो पाई हैं और उसी का परिणाम है कि आज हमारे नौजवानों को रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही है। सरकार उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। सरकार द्वारा लेबर कोड्स लाए गए हैं, जिन लेबर रिफॉर्म्स के रूप में दर्शाया जा रहा है वो लेबर कोड एम्प्लॉयर के हित में है, लेबर के पक्ष में नहीं है और मजदूरों के नहीं है। अब अधिकांश उद्योगों द्वारा लेबर को कोई भी नौकरी से निकाला जा सकता है। इतना तानाशाही होगी कि जब चाहेंगे तब निकाल देंगे। उनके 8 घंटे से अधिक काम कराया जा सकता है। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की बजाय कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था की है सरकार ने। सोचिए, यही सरकार है कि सबका साथ सबका विकास। एयर पॉल्यूशन को लेकर के मैं पहले ही कह चुका हूँ और शहरी विकास तो इनका मैंने क्योटो को मैं देखा है, इसलिए उस क्योटो के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के केवल 10% और 14.2% बजट बढ़ाया गया है, जबकि पिछले वर्ष का पूरा बजट इन दोनों मदों में खर्च ही नहीं किया गया है। आखिरकार सरकार बताए कि खर्च क्यों नहीं हुआ, आखिर क्या कारण है, किसकी वजह से खर्च नहीं हुआ है। जल जीवन मिशन में 50,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पाए हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना में 40,000 करोड़ रुपए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गांव गोद लिया था। वो लगता है उस गांव को अनाथ छोड़ दिया है प्रधानमंत्री जी ने। वो गांव ही अनाथ छोड़ दिया है। आरबीआई के डेटा के अनुसार इनकम में जो नीचे 80% हैं, उनकी इनकम का शेयर 36% से घट करके 32% हो गया है और हर वर्ष में रियल वेजेस 2% कम हो रही हैं। आखिरकार इसका कारण क्या है? मुझे उम्मीद है सरकार बताएगी कि इसका कारण क्या है कि जिसकी वजह से लगातार गिरावट होती जा रही है। मैं रैंकिंग में नहीं जाना चाहता हूं कि हमारी रैंकिंग कहां है, गैर बराबरी की रैंकिंग में हम कहां पहुंच गए हैं, हम कितना नीचे पहुंच गए हैं। जो तरह तरह की रैंकिंग समय समय पर आती हैं, उन रैंकिंग के बारे में सरकार को ज़रूर पता होगा कि हम एजुकेशन इंडेक्स में कहाँ हैं दुनिया में, हम हेल्थ इंडेक्स में कहाँ हैं दुनिया में, और जो एयर क्वालिटी के इंडेक्स है उसमें हम दुनिया में कहाँ हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये बजट दिशाहीन है। 2047 तक विकसित भारत तो नहीं बनेगा, लेकिन हमारे गरीबों के साथ बहुत अन्याय होगा। जिस तरह एआई पे बात की गई है, एआई अगर अच्छाई और भलाई के लिए हो तो अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी पे कितना रिसोर्सेज हैं कि एआई और जितना भी हमारा वो है जो बजट है, वो सबसे ज़्यादा खर्च वो करते हैं दूसरों को बदनाम करने के लिए। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय का धन्यवाद देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस बजट को गरीबों की तरफ मोड़ेगी, पीडीए के लोगों की तरफ मोड़ेगी, जिससे वो भी मुख्य धारा में खड़े हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।